सीक्वेंशियल रिएक्शंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं उस पर मैंने बातचीत की थी। अभी पैरेलल रिएक्शंस को देखो हम लोग मोल कंसेप्ट में कैसे सॉल्व करेंगे उस पर काम करते हैं। एक बात तुम याद रखना, पैरेलल रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए एज सच कोई जैसे सीक्वेंशियल रिएक्शन में कैसा होता था, अपन लोग जंप कर करके ऊपर नीचे कूदते रहते थे। यहाँ पे कूदने वाला आपका पैटर्न नहीं रहता है। मैंने जितने मैक्सिमम सवाल अभी तक कैसा पैरेलल रिएक्शन में सॉल्व किए हैं उन लोगों का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट देखो रूल नहीं है कि ऐसा करने से वो आ जाएगा। अपन को सवाल और गिवन के अकॉर्डिंग ना थोड़े से फ्लक्चुएशंस एक्चुअल में वहाँ पे लाने पड़ते हैं। बट हाँ कि कुछ कुछ या फिर कह सकते हो सवालों में आपको जो इक्वेशंस दी होती हैं उन इक्वेशंस को में हम लोग एडिशन का काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें पैरेलल रिएक्शंस का मतलब समझा देती हूँ कि वो क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस उसके करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपके सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता था, पहले कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते थे, रिएक्ट करने के बाद वो लोग बनाते थे एक सर्टेन प्रोडक्ट सी। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट सी था वो प्रोडक्ट रहता ही नहीं था, बेसिकली वो फिर से किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके बना लेता था आपका ई। समझ रहे हो, मतलब सी वहाँ पे एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता था। बट पैरेलल रिएक्शंस ऐसी नहीं होती। पैरेलल रिएक्शंस का मतलब ये होता है जैसे कि तुम्हारे पास लेट से एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर तुमने पोटेशियम क्लोरेट भर के रखा है। मैं ऊपर वाला ही एग्जांपल ले रही हूँ, KClO3। तुम इसका डिकम्पोजिशन करना चाहते हो, मतलब ये रिएक्शन एक सर्टेन टेम्परेचर पे हो रही है, तो क्योंकि वो उसके थर्मल डिकम्पोजिशन वाले टेम्परेचर को लेट से मैच कर गया है, तो KClO3 का जो कुछ पार्ट है वो थर्मली डिकम्पोज हुआ, वहाँ से KCl बना और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई। ऐसा ही होता है थर्मल डिकम्पोजिशन में। लेकिन यहाँ पर वो ये बता रहा है कि सारा का सारा KClO3 थर्मल डिकम्पोज नहीं हुआ है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ KClO3 का पार्ट KClO4 में कन्वर्ट हो रहा है और KCl बना रहा है। मतलब आपका एक ही रिएक्टेंट, ठीक है, साइड वाइज दो रिएक्शन कर रहा है। आपके पास रिएक्टेंट एक ही है, बट उस रिएक्टेंट ए ने पाथ 1 को पकड़ा और पाथ 1 को पकड़ के उसने प्रोडक्ट बनाया B, और आपका जो रिएक्टेंट करके ए है उसी ने पाथ नंबर 2 को पकड़ा, पार्ट नंबर 2 को पकड़ के उसने प्रोडक्ट फॉर्म किया। बोलो कितना, C। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट विल बी सेम बट दे विल फॉलो डिफरेंट पाथ एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी डिफरेंट करके। ठीक है, इस तरीके से इन्हें पैरेलल रिएक्शंस कहते हैं, जैसा तुम्हें ऊपर एग्जाम्पल में दिख रहा होगा करके क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को देखो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले गिवन पार्ट में आते हैं। गिवन पार्ट क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे O2 जो आपके पास प्रोड्यूस्ड हुआ है, उस प्रोड्यूस होने वाले O2 के मोल्स कितने हैं, यहाँ पे 3। तो इमेजिन करो अगर तुम्हें यहाँ से मैं O2 के 3 मोल्स कह दूँ, तो क्या तुम उस O2 की मदद से इस KCl के मोल्स और इस KClO3 के मोल्स वाया मोल मोल एनालिसिस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, तो यानी कि यहाँ से हम लोग KClO3 के मोल्स निकाल सकते हैं। तो पहले अपन निकाल लेते हैं क्या क्या गिवन है उससे फटाफट काम। तो देखो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ KClO3 फर्स्ट स्टेप में लगा रही हूँ मैं, ठीक है, अपॉन में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 अपॉन में 3/2। तो ये तो तुम्हें ऑब्वियस है कि ढूंढना है, और ये कितना हो जाएगा 3/2 का 2/3, और मोल्स ऑफ O2 कितना दिया हुआ है 3। तो यानी कि यहाँ से KClO3 के जो फर्स्ट स्टेप है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने मोल्स यूज़ किए जा रहे हैं, 2। अब क्वेश्चन की पहली मतलब वर्ड पढ़ो, बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपने KClO3 के 6 मोल्स लिए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इस KClO3 के 6 मोल्स लिए या फिर इस KClO3 के 6 मोल लिए, आपने इन्हें कंबाइन, मतलब आपके पास टोटल KClO3 के अगर कुछ मोल्स थे तो टोटल KClO3 के मोल्स हम लोगों के पास कितने दिए गए, 6 दिए गए। तो तुम अपनी खोपड़ी खुद चलाओ कि अगर फर्स्ट स्टेप में 2 मोल्स यूज़ किए गए हैं तो नेक्स्ट वाली स्टेप में 6 में से कितने मोल्स KClO3 की यूज़ में आए होंगे, 4। सिंपल, जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे 2 फाइंड करने को क्या बोला है पढ़ें। तो आपको ये बोल रहा है कि मोल्स ऑफ KClO4 कितने होंगे, यानी कि इसके मोल्स निकालने को बोल रहा है। तो इस KClO3 और इस KClO4 के बीच में मोल मोल एनालिसिस लगा लो। तो देखो क्या हो जाएगा वहाँ पे, बताओ, मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है, अपॉन में ये पार्ट में कितना आ जाएगा 4, इक्वल टू कितना होगा, मोल्स ऑफ KClO4, ठीक है, और स्टोकियोमेट्री कितनी है 3, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो KClO3 के कितने हैं यहाँ पे 2, तो जैसे यहाँ 2 पुट करोगे तो 2/4 यानी कि कितना हो गया 1/2,
और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी कि 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो KClO4 के यहाँ पे कितने मोल्स आ गए? 6। बस इतनी इन्फॉर्मेशन पूछी थी, हमने निकाल ली। तो अगर यहाँ पे लेट से वो तुमसे ये कहता है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि लास्ट 2 टाइम से मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पता नहीं कैसे। मोल्स ऑफ KClO3/1 इक्वल टू, 1 मिनट, ठीक है। तो KClO3 के यहाँ पे 2 मोल्स यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इस स्टेप में 4 हो रहे हैं। तो यहाँ पे KClO4 के नीचे में 3 और यहाँ पे इसके स्टोक्योमेट्री में 4। अच्छा देखो, फिर मिस्टेक मैंने कर दी अगेन। अच्छा मैंने चेकिंग कर ली। यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक है। KClO3 की इस स्टेप में मेरे पास कितने मोल्स हो रहे हैं? 2 मोल्स मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मैंने क्या कहा था कि आपको मोल मोल एनालिसिस इसके और इसके बीच में लगानी है, इतना खिचड़ी से करने के चक्कर में ये हुआ है। तो ये वाली स्टेप में तो मोल्स कितने हैं? 4 है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली 4 पुट होगा ना कि 2, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी करके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास एक सवाल। अच्छा, अब नेक्स्ट से मूव करते हैं। अगर लेट से मास पूछता तो तुम लोग मास भी निकाल ही लेते, राइट। KClO4 का कितना होता है? कल ही हम लोगों ने निकाला है 138.5। डाटाज दिमाग में स्टोर करते जाया करो जितना कर सको, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में टैकल मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। डे टू डे लाइफ मतलब केमिस्ट्री लाइफ, तुम्हारे आजू बाजू की नहीं, ठीक है। अब इसमें आ जाओ। अगेन ये आप लोगों का कोई एक क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में ध्यान से हम लोग पहले देखते हैं कि इस वाले सवाल को कैसे करना है। पहले तो रिएक्शन बैलेंस करके दी गई है, बहुत अच्छी बात है। A2 + 2 टाइम्स ऑफ B2 इज गिविंग यू A2B4, ये आपकी पहली रिएक्शन। उसके बाद 3/2 टाइम्स ऑफ A2, ये रिएक्ट कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ B2 के साथ और वहाँ से प्रोडक्ट बना रहा है A3B4। यानी कि देखो आपके पास वही के वही ये 4, 1 मिनट, देखो वही के वही आपके पास रिएक्टेंट है A2 B2 B2। अच्छा, अब इसमें भी आपका एक पहली वाली रिएक्शन से A2B4 बन रहा है और नेक्स्ट वाली से A3B4 बन रहा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का देखो सबसे बड़ा हिंट क्या है, तुम्हें इन्हीं हिंट्स को पहचानते आना चाहिए। वो ये अलाउड टू रिएक्ट कम्प्लीटली, यहाँ पे वर्ड पढ़ो। अब याद करें, जब मैंने तुम्हें LR सिखा रही थी, तो LR से पहले वाले दिन में जब मैंने तुम्हें मोल मोल एनालिसिस सिखाया था, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया हो अगर कि रिएक्शन में सब कुछ खत्म हो गया, मतलब जितने भी आपने रिएक्टेंट्स इनिशियली लिए थे सबने रिएक्शंस कंप्लीट कर दी, आपके पास रिएक्टेंट साइड में बचा ही नहीं कुछ, तो तुम A2 B2 में कुछ भी मोल मोल एनालिसिस डायरेक्टली लगा सकते हो। वहाँ पे LR वाला कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। LR वाला कंसेप्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब एक आधी रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में हमारे पास बच जाता है और एक आपका रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में होता है। तो अगर ये लोग कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके LR वाले टॉपिक का नहीं है। मैंने इस स्टेटमेंट से ये वर्ड की हिंट को पकड़ा, राइट। लेकिन मान लेते कोई नहीं पकड़ पाया, तो वो इंसान इस सवाल में उसका तुरंत कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं A2 और B2 में से LR किसको लूँ। तो तुम्हें कितनी बार ये बताया गया है कि LR वाले क्वेश्चंस ऐसे कभी लिख कर नहीं आते हैं कि हाय मैं LR वाला क्वेश्चन हूँ, मुझे सॉल्व करो LR वाली टेक्निक से। आपको चेक करना रहता है कि क्या वो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो LR वाला है कि नहीं। तो LR वाला क्वेश्चन है कि नहीं, ये कैसे चेक किया जाता है? मोल्स को स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर दो, अगर रेशियो सेम है मतलब LR का सवाल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गिवन पार्ट पढ़ते हैं। आप लोगों को क्या दिया गया, देखो A2 के यहाँ पे कितने मोल्स दिए गए? 5/4 मोल्स ऑफ A2, ठीक है। ये यहाँ पे A2 यानी कि इस स्टेप का A2 और इस स्टेप के A2 के मिला के कितने मोल्स दिए गए? 5/4 बराबर है। और साथ ही साथ में यहाँ पे B2 के कितने मोल्स दिए गए हैं बताओ? 2 मोल्स ऑफ B2, यानी कि ये वाला B2 और ये वाला B2 मिलाकर कितना दिया गया है आपको? 2 मोल्स, ठीक है। जानकारी है हम लोगों के पास। अब पढ़ो आगे निकालना क्या है, ठीक है। देखो एक हिंट और है, लीविंग नन ऑफ द रिएक्शंस, यहाँ पे रिएक्टेंट आना चाहिए था करके, ठीक है। छोड़ो जान दो उसको, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर, मतलब इस ये जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना उसमें आपको ये बताना है कि A2B4 और A3B4 के कितने कितने मोल्स हैं, राइट। इस चीज़ का आंसर तुम इस रिस्पेक्ट में भी दे सकते हो कि A2B4 के कितना वेट है और A3B4 का कितना वेट है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, तो इसीलिए कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर का मतलब ये है कि आपको ये पता लगाना है कि A2B4 के पास आपके कितने मोल्स हैं और A3B4 के तुम्हारे पास कितने मोल्स हैं। ये तुम्हारा गिवन पार्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तुम्हें O2 के बारे में हिंट दी थी, तो तुम O2 से कूद के ये वाला निकाल लिए थे। इसमें कोई हिंट नहीं है,
ठीक है, थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना, इसमें कोई हिंट नहीं है। तो ऐसे केस में इस सवाल को कैसे करेंगे, जब कुछ ऐसा नज़र ना आए तो ऐड कर दो, ठीक है, ऐसा ऐड कर दो। तो जब तुम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे 10th में हम लोग ऐड करते थे, इसकी स्टोकियोमेट्री 1 है, तो ये हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ A2, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2B4, और ये हो जाएगा प्लस आपका A3B4 करके, समझ रहे हो, राइट। रिएक्शन ऐड कर दी। अब क्वेश्चन में गिवन डाटा हम लोग पढ़ते हैं। A2 के हम लोगों को मोल्स दिए हुए, कितने मोल्स दिए हैं, 5/4, ठीक है, और उसके बाद B2 के कितने मोल्स दिए हुए हैं, 2। अगर मान लेते हैं किसी को चेक करना है कि ये क्वेश्चन LR के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो देखो कैसे चेकिंग करते हैं, जो भी मोल्स होते हैं उसको डिवाइड कर देंगे स्टोकियोमेट्री से। तो अभी एडिशन के बाद वाली स्टोकियोमेट्री से, ठीक है, एडिशन के बाद वाली स्टोकियोमेट्री से मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि 5/4 आपकी फर्स्ट स्टेप के मोल्स नहीं है। 5/4 में जो जो 5/4 है, जो दोनों स्टेप के कंबाइंड A2 के मोल्स है, तो जब वो कंबाइंड मोल्स है तो फिर कंबाइंड स्टोकियोमेट्री, राइट। तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये रेशियो क्रिएट होता है 1/2। अब वैसे ही B के साथ भी करके देख लो, तो B के गिवन मोल्स कितने हैं, 2, और B की कंबाइंड स्टोकियोमेट्री कितनी है, 4। तो देखो ये रेशियो कितना आया, 1/2। तो जब भी आपका रेशियो सेम आता है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आप लोगों का LR के उससे नहीं होगा, वहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट मोल एनालिसिस लगा लो, सही आंसर आएगा करके, ठीक है। तो वैसे तो ये चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी स्टेटमेंट पढ़कर, बट फिर भी मान लेते कई बार होता है ना, हम लोग स्टेटमेंट से चीज़ें कैच नहीं कर पाते हैं। कई लोग अपनी आदत बना के रखते हैं कि नहीं मैं तो एक रिएक्शन को देख के पहले LR आइडेंटिफाई करूँगा, तो ये उनके लिए है। अदरवाइज कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा वर्ड दिखे तो समझ जाना कि उस क्वेश्चन में LR का कंसेप्ट नहीं लगेगा करके, डन। अच्छा, तो अभी यहाँ पे फाइंड क्या करने को बोला है, तुम्हें A2B4 के यहाँ कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बताना है, और A3B4 के यहाँ कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बताना है। तो तुम इसमें A2B4 के मोल्स निकालने के लिए A2 और A2B4 के बीच में मोल एनालिसिस लगा लो, और A2 और A3B4 के बीच में मोल एनालिसिस लगा लो, ठीक है। तुम चाहो तो B2 और A2B4 के बीच में भी लगा सकते हो, B2 और A3B4 के बीच में लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे LR का कंसेप्ट नहीं है। आप किसी के बीच में भी मोल एनालिसिस लगा लें, ठीक है, किसी के बीच में भी, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता करके कि किसके साथ लगाई जा रहा है, क्योंकि LR नहीं है। मैं A2 के साथ निकाल लेती हूँ, तुम एक बार B2 के साथ भी निकाल के चलो मैं ही दिखा दूँगी, ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए वाली चीज़। तो देखते हैं, अगर मैं मोल्स ऑफ A2 अपॉन में लेट से मैंने लिखा 5/2 इक्वल टू मोल्स ऑफ A2B4 अपॉन में इसकी स्टोकियोमेट्री कितनी है, 1। सब कुछ बैलेंस है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, चेक कर लेना। तो मोल्स ऑफ A2 आपको पहले से कितना दिया हुआ है, 5/4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5/2। तो यहाँ से A2B4 के मोल्स कितने निकल के आ गए, 0.5, हाफ आता है, यानी कि A2B4 के मोल्स यहाँ से कितने निकल के आ गए मेरे पास, आप लोगों के 0.5, समझ गए। अच्छा, अब A2B4 के अलावा मोल्स ज़रा इसके निकालो, A3B4 के। तो मैं A2 के साथ ही मोल एनालिसिस लगा रही हूँ, ठीक है। मोल्स ऑफ A2 अपॉन में अगेन 5/2, जो मुझे पता है कितना आने वाला है, आप लोगों का हाफ आएगा, इक्वल टू मोल्स ऑफ A3B4 अपॉन में 1। तो यानी कि ये चीज़ भी यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 0.5, यानी कि ये परसेंटेज का कंपोजिशन 50-50% है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया है कि A2 के मोल्स मतलब कंपोजिशन जो आपका है वहाँ पे A2B4 के आपके पास 0.5 मोल्स हैं, और A3B4 के भी वहाँ पे कितने हैं, 0.5 मोल्स हैं करके, ठीक है, पक्का, डन। ओके, अब अगर मान लेते किसी कोई मुझसे बोल रहा है कि अपन B2 के उससे निकालेंगे, तो निकाल लो B2 से। देखो B2 की स्टोकियोमेट्री 4 होती थी, तो वहाँ जाके इसकी स्टोकियोमेट्री 1 हो जाती थी, यानी कि 25% मतलब 1/4, ठीक है। तो अगर B2 के मोल्स 2 होंगे तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, उस चीज़ का 1/4 वो भी हाफ ही आएगा, बस खत्म। मतलब जब LR एप्लीकेबल नहीं हो तो रिएक्टेंट में से किसी को भी उठा के आप प्रोडक्ट के साथ मोल एनालिसिस लगा लो, वही आंसर आता है करके, डन। तो ऐसे में जब तुम्हें कुछ भी गिवन ना हो और इस तरीके का मिक्सचर का कंपोजिशन पूछा जाए, तो जब भी मिक्सचर का कंपोजिशन पूछा जाए हमेशा आप एडिशन कर लोगे। हो सो कि इस एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। अगर इमेजिन करो ये लीनियर इक्वेशन होती 2 वेरिएबल वाली, तो बस ये वही A2 यानी कि x और B2 यानी कि y। इसके जैसा एक क्वेश्चन होमवर्क में लो तुम जरा, ये लो, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क में है।
तुम लोगों को आज एक शीट मिलेगी। इतने दिनों से देखो मैंने शीट इसलिए नहीं दी थी क्योंकि शीट में जो तुम्हें दे रही हूँ उससे मैंने कैसे टॉपिक वाइज सवाल नहीं है। जैसे एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 में तुम्हें कुछ 40 से 50 सवाल मिलेंगे, राइट। तो जो 40 या 50 सवाल है वो ऐसे नहीं है कि वेपर डेंसिटी के सवाल कुछ 10, ऐसा टॉपिक नहीं लगा हुआ है उनके ऊपर। तो ऐसे केस में अब तुम इतने सक्षम हो चुके हो, इतने टॉपिक्स तुमने अभी सीख लिए हैं करके कि तुम आप सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज रात को तुम्हारे पास एक PDF आ जाएगा। उस PDF में मैं तुम्हें क्वेश्चन मार्क करवा दूंगी, वहाँ पे एक मैसेज कर दूंगी तुम लोगों के ग्रुप में कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो वो वाले क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम अब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने बहुत ही कम टॉपिक्स बाकी रह गए और उसके अलावा तुम अपने नोट्स उस थेरी वगैरह जो डेफिनेशंस वगैरह है वो भी उससे एक ऐसा रेफर कर सकते हो, राइट। चलो तो फिर अभी ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। बस ये याद रखना इसमें भी देखो वही चीज़ है, ठीक है, ये भी वही चीज़ है, बट यहाँ पे 3 अलग अलग कंडीशन है। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है कि 1 वाला से आंसर मैच हो रहा है कि 2 वाले से मैच हो रहा है। ये कंडीशंस है कि 1 वाले के साथ, जैसे यहाँ पे देखो क्या कंडीशन दी गई थी, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 5/4 मोल ऑफ A2 एंड 2 मोल ऑफ B2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक बार इसके लिए भी आंसर कैलकुलेट करना है, एक बार इसके लिए भी, एक बार इसके लिए, टोटल 3 आंसर्स रहेगा, ठीक है। बट तीनों केसेस के लिए रिएक्शन यही रहेगी, तो ये तुम निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, मैं इसका लगे तो आंसर अभी बता देती हूँ। जैसे पहला वाला जो है उस पहले वाले का तो आंसर आता है आपका अगेन वही 50-50। तो 50-50 वर्ड से मेरे हिसाब से समझ गए होगे क्या होता है 0.5, ठीक है। तो पहले वाले का तो आंसर है तुम लोगों का 0.5। उसके बाद के आंसर्स 1 मिनट, हाँ ठीक है। ये लो, जो तुम्हारे पास पहला वाला है, पहले वाले का आंसर आएगा 0.5, 0.5। जो दूसरा आएगा उसका आंसर आएगा 2,1, उसके बाद जो आएगा 1,2, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, और अगर लेट से आंसर मैच नहीं हो तो मुझे फिर इसका बताओ करके मैं अगले बार में इसका आंसर भी डिस्कस कर लूँगी। डन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ये वो सवाल है, पहले खुद एक बार इस सवाल को तुम अटेम्प्ट करना, और अटेम्प्ट करने के बाद करके फिर तुम देखना कि मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। डायरेक्ट मेरा सोल्यूशन मत देखने लगना, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन देखो तुम्हारे पास टॉप पे तुम्हें मिली है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आसानी से हो जाएगा। एज सच इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं फिर हम लोग हमारे काम में। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 1 ग्राम सैंपल है आपके पास KClO3 का। अब यहाँ पे जो ये वर्ड बोला है 1 ग्राम सैंपल ऑफ KClO3, ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेप के लिए नहीं बोला गया कि देखो फर्स्ट स्टेप में जो आपने KClO3 यूज़ किया है ना, ये उस KClO3 का सैंपल है करके। जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेप अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद वहाँ पे आपको KClO3 कितना दिया हुआ है करके 1 ग्राम दिया हुआ है। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे अगर इसको अपन हीट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, तो उसने एक रिएक्शन दी और साथ ही साथ में बाकी वाले के साथ उसने KClO4 भी कुछ प्रोड्यूस कर लिया। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे O2 जो इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अच्छा देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दी थी उस फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने देखो तुम्हें O2 के बारे में हिंट दिया था सवाल ने, बट वहाँ पे O2 के डायरेक्टली मोल्स दे दिए थे। तो यहाँ पे उसने O2 के मोल्स नहीं दिए, बट O2 के बारे में हिंट दी हुई है। कितनी? वो ये दे रहा है कि 1 ATM पे, तो जब आपका प्रेशर इक्वल टू 1 ATM होता है और जब टेम्परेचर बराबर 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब वो कंडीशन किस चीज़ की होती है? STP की होती है। और STP पे तुम लोगों का 1 मोल, मतलब आपका किसी भी गैस का 1 मोल कितना मिलीलीटर, क्योंकि क्वेश्चन मिलीलीटर में है इसीलिए मैं भी मिलीलीटर के टर्म से बात कर रही हूँ, कितना ऑक्यूपाई करता है? 22400 ml। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे O2 ने 112 ml ऑक्यूपाई किया है, तो ऐसे केस में यहाँ पे कितने मोल्स रहे होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने के लिए क्या करेंगे? 112 डिवाइड बाई 224, ये आ गया, तो ये आ जाएगा 1/200। तो 1/2 को मैं लिख देती हूँ 0.5 और इसको मैं लिख देती हूँ 10⁻⁻2 करके, ये ऐसे, ठीक है। ये मोल्स है मेरे पास किस चीज़ के? O2 के। तो यहाँ से मुझे मोल्स ऑफ O2 पता चल गया 0.5 इंटू 10⁻⁻² में कितना? -2। डन। अच्छा, अब इस O2 के मोल्स पता लगा के मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ इतना काम कर सकती हूँ कि यहाँ पे जो ये KClO3 है, इस फर्स्ट स्टेप में KClO3 के कितने मोल्स है ये पता लगा सकती हूँ। ऊपर स्पेस है तो ऊपर ही लगा लेते हैं हम लोग पता। मोल्स ऑफ KClO3 फर्स्ट स्टेप वाली डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन में कितना? 3।
तो ऐसे केस में यहाँ से ये चीज़ कितनी आ जाएगी, 0.5 इंटू 10⁻², ये 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया, अपॉन में आ गया 3, तो 0.5 और 2 मल्टीप्लाई होके तो 1 हो गया, लिखने का कोई मतलब नहीं है, आंसर आएगा 10⁻² अपॉन 3। तो 1/3 कितना होता है, ठीक है, 1/3 तुम्हारा 0.33333 आता रहता है, तो हम लोग उसको सिर्फ 3 डेसिमल तक ले लेते हैं ताकि बेटर एक्यूरेसी के लिए आंसर एक अच्छे डेसिमल तक आए, ठीक है। तो 0.33 मैंने ऐसा ले लिया उसको, और 10⁻², ये किसके मोल्स आए, KClO3 के मोल्स आए, राइट, KClO3 के मोल्स आए। लेकिन अब मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास अभी भी एक इन्फॉर्मेशन बाकी है जिसको मैंने यूज़ नहीं किया है, वो ये कि मेरे पास KClO3 का जो टोटल वेट है, ये KClO3 का टोटल वेट मेरे पास कितना दिया है, 1 ग्राम। तो अगर मेरे पास KClO3 का टोटल वेट है तो मैं वहाँ से टोटल मोल्स KClO3 के निकाल सकती हूँ, और स्टेप नंबर 1 में मुझे KClO3 के मोल्स ऑलरेडी पता चल चुके हैं, तो माइनस करके क्या मुझे इस स्टेप के नहीं पता चल जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें वहाँ पे देखो KClO3 के 6 मोल्स दिए हुए थे, वहाँ पे भी तो हमने यही किया था, बट यहाँ पे मोल्स ना देकर उसने वेट दे दिया है, तो पहले हम लोग टोटल मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल मोल्स आएंगे किस चीज़ के, KClO3 के, वो कितना होगा, 1। जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा कि अब तक अपन को मॉलिक्यूलर वेट याद रहना जाना चाहिए, तो कितना होता है, 138.5, तो ये टोटल मोल्स है, ठीक है, ये आपके पास टोटल मोल्स है। तो इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं, चलो डिवाइड करें कि नहीं करें, एक मिनट, हाँ एक मिनट यहाँ पे एक एरर हो गई है। KClO4 का आपका 138.5 होता है, KClO3 का एक ऑक्सीजन माइनस कर देती हूँ मैं वहाँ से, तो वो हो जाएगा 122.5, ये आपके पास टोटल मोल्स हैं। अब साथ ही साथ में KClO3 के फर्स्ट स्टेप में कितने मोल्स थे अपने पास, 0.333 इंटू 10 की पावर कितना, -2, इतने मोल्स थे। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि KClO3 के मेरे पास सेकेंड स्टेप में कितने मोल्स हैं, तो मैं टोटल मोल में से क्या करूँगी, माइनस कर दूंगी, किसको, आपके इस वाले टर्म को, 3.33 इंटू 10 की पावर -3, ये ऐसे किया जा सकता है इसको, ये ऐसे। अब एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाली चीज़ कितनी आती है, 1/, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 1/, कितना हो जाएगा, 122 पॉइंट कितना 5, तो ये आता है देखो 0.00816, ठीक है, 0.00816, तो ये हो गया 0.00816, बाप रे। और इस चीज़ को अगर मैं पॉइंट हटा के लिखूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 0.00333, ठीक है, ये वाला 10 की पावर -2 है, तो इसको और मैंने डिवाइड करके ऐसा कर दिया। तो अभी इस चीज़ का माइनस कर लेते हैं, तो 6 में से 3 गया 3, 11 में से 3 गया, तो ये चीज़ बन जाएगी तुम लोगों के पास कितनी, 8, और 7 में से 3 गया 4, तो ये तुम्हारे पास मोल्स आ गए 0.00483, यानी कि KClO3 का जो सेकेंड स्टेप है, उस सेकेंड स्टेप में मोल्स कितने हैं, इतने हैं करके, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, पूछा क्या है। अच्छा, अमाउंट ऑफ O2 इवॉल्व वाली इस इन्फॉर्मेशन को तो यूज़ कर लिया गया है, यहाँ तक कोई काम का नहीं है। पढ़ो क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ KClO4 इन द रेसिड्यू, मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बना, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम पे क्या क्या बन रहा है, O2 बन रहा है, KCl बन रहा है दोनों स्टेप्स में से, और KClO4 बन रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो चीज़ बच रही है यानी कि जो प्रोडक्ट बच रहा है KCl, O2 और KClO4, इन तीनों में KClO4 का कितना परसेंटेज होगा, तो तुम तो समझ गए होगे, परसेंटेज बाय वेट ऑफ KClO4 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, KClO4 का कितना वेट है डिवाइडेड बाय, मुझे टोटल वेट करना पड़ेगा। टोटल वेट मतलब 1 ग्राम नहीं, जो रेसिड्यू बचा है, रेसिड्यू में ये 3 चीज़ें बची हैं, इन तीनों चीज़ों का टोटल वेट, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। या यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, वो ये कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है, वो ये कि टोटल वेट में देखो, कायदे से KCl, O2 और KClO4 तीनों का वेट लेना चाहिए था, बट O2 इवॉल्व हो गई है। अगर O2 इवॉल्व हो गई है तो उसका वेट थोड़ी ना रहेगा, रेसिड्यू मतलब जो बचा, तो अब O2 तो भाग गई, तो O2 के भाग जाने के बाद यानी कि टोटल वेट में यहाँ पे वेट ऑफ KCl प्लस से वेट ऑफ क्या रखा जाएगा, KClO4, ये ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो उसके लिए मुझे KClO4 का वेट पता होना चाहिए और KCl का वेट, उसके लिए मुझे उनके मोल्स पता होने चाहिए।
ठीक है। तो अब इनके मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो इस स्टेप में कैसे निकालेंगे हम लोग मोल्स, तो अभी ध्यान से देखते आते हैं एक एक चीज़। मेरे हिसाब से ये वाला काम तुम लोगों ने अभी अपने नोट्स कॉपी में कर लिया होगा करके, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ करके, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे को स्पेस नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा घूमते हुए, ठीक है। इसको मैं हटा दे रही हूँ यहाँ से। तुम लोग वापस से जब वीडियो देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा करके, ठीक है। स्पेस क्रिएट करनी थी मुझे और कुछ नहीं। तो देखो, अगर मैं सेकेंड स्टेप में ध्यान दूँ, एक एक कैलकुलेशन पे ध्यान देना तुम लोग भी। सेकेंड स्टेप में अगर मैं ध्यान दूँ तो KClO3 के स्टोक्योमेट्री में है 4 इक्वल टू KClO4, क्योंकि मुझे चाहिए है तो उसका अपॉन में 3, राइट। तो सेकेंड स्टेप वाले KClO3 के मोल्स कितने हैं, 0.00483। तो 0.00483 अपॉन में 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO4 अपॉन में 3, ठीक है। अगेन ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंटू 3 और अपॉन में 4 करके, ठीक है। तो अच्छा ये कहाँ से आ गया, एक मिनट, कितना है वो 0.00483। तो यहाँ पे 0.00483, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किस चीज़ से, तुम्हारे 3 से, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे फिर 4 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.0036225, अरे बाप रे 0.0036। तो यहाँ से KClO4 के मोल्स कितने निकल के आ गए 0.00362, बस इतना 3 डेसिमल तक रखो, बस खत्म। मतलब 3 डिजिट्स वहाँ पे आपको दिखनी चाहिए करके वाली चीज़ करके, ठीक है। देख लेती हूँ एक बार कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 3622। तो ये KClO4 के मोल्स आ गए। तो इसी स्टेप में एक काम करते हैं, KClO4 का वेट भी निकाल लेते हैं। तो KClO4 का वेट कितना होता है 138.5, ठीक है। तो मोलर वेट, तो अगर तुम्हें वेट ऑफ KClO4 निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डाटा को हम लोग कर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये तुम्हारा आंसर और मल्टीप्लाई बाई 138.5, एक मिनट 0.5 कितना आया 0.5017, ठीक है, ये काफ़ी ठीक है। तो 0.5017 ग्राम ये आ गया हम लोगों का वेट ऑफ KClO4। लेकिन इसने KClO4 का वेट निकालने को नहीं कहा है, इसने तो परसेंटेज बाय वेट निकालने को कहा है। तो इसका मतलब मुझे ये भी करना पड़ेगा करके कि आपका करके KCl के भी निकालने पड़ेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, KCl ऑक्सीजन इन सब का भी निकालना पड़ेगा। तो अब तुम इस चीज़ को निकाल लेना, ये कैलकुलेशन अननेसेसरी बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, चलो ठीक है कर लेते हैं, ठीक है। निकाल लोगे, मेरे हिसाब से निकाल लोगे तुम अभी। तो बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जब फर्स्ट स्टेप आएगी तो फर्स्ट स्टेप में मोल एनालिसिस लगा के देखो, यहाँ पे KClO3 के कितने मोल्स हैं, 2 स्टोक्योमेट्री है, यहाँ पे भी 2 स्टोक्योमेट्री है। तो यानी कि अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूँ तो स्टेप नंबर 1 में मोल्स ऑफ KCl कितने होंगे, जितने KClO3 की फर्स्ट स्टेप में थे। तो KClO3 के फर्स्ट स्टेप में कितने थे आप लोगों के 0.00333, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप से मुझे KCl के मोल्स मिल गए। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। स्टेप नंबर 2 में देखो यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 1 है, मतलब 1/4 हो जाएगा KClO3 का। तो KClO3 का कितना आ जाता है, ये आता है 0.04483। तो अगर मैं स्टेप नंबर 2 में जाऊँ तो स्टेप नंबर 2 से जो KCl है उस KCl के कितने मोल्स आ जाएंगे 0.00483 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी 0.001, यहाँ पे 2 और 0 और 7 और फिर 5, ये ऐसे में। तो अगर मैं पूछूंगी कि KCl के टोटल मोल्स कितने हैं तो टोटल मोल्स में ये आ जाएगा तुम लोगों के पास अच्छा खासा नंबर, यानी कि 7 आएगा, 5 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर 5 है और 4 है, फिर ये 0.0, ठीक है, ये वाली चीज़। अभी KCl के मोल से मुझे कोई वास्ता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ से वेट ऑफ KCl निकालना है। तो तुम उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, तो इस तरीके से तुम लोगों के पास वो चीज़ आ जाएगी करके। KClO4 का मैं ऑलरेडी निकाल के बता चुकी हूँ क्योंकि कैसे निकालते हैं, और KCl के भी मोल्स भी मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गड़बड़ होगी करके, ठीक है। तो कर लेना ये वाला पार्ट। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ठीक है। इस चीज़ का आंसर आएगा लगभग 59.7, मेरे पास जो आंसर है वो इतना है, ठीक है। तो टैली कर लो कि ये कितना आता है। लेट्स अगर नहीं आता है तो फिर अपन इससे बातचीत करते हैं, बट इस तरीके से पैरेलल रिएक्शंस को सॉल्व करना रहता है, ये मैंने बता दिया है तुम लोगों को, ठीक है। डन।
और मुझे लगता है इसमें कोई गड़बड़ी होगी। एक क्वेश्चन मुझे तुम्हें देना था, देना कुछ नहीं, आज जो शीट आएगी उस शीट का ये सवाल कर लेना। शीट में जो एक्सरसाइज नंबर 2 रहेगी, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 में आप सबसे पहले वहाँ पे पैराग्राफ जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक का, वो पहले फिनिश करना। वो तुम लोगों के सीक्वेंशियल रिएक्शंस का एक्चुअल में है, ठीक है। ओके फिर।